और जो हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने कैपेसिटर की एनर्जी पढ़ी थी, है ना। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था वो देख लें एक बार। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, ये टॉपिक हम लोगों ने देखा था। और इसके हमारे तीन एक्सप्रेशंस आए थे एनर्जी के, अगर आपको याद हो। एक आया था हाफ सी वी स्क्वायर। एक सेकंड, ये प्लेटफॉर्म से काम नहीं चल पाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वरना। एक सेकंड, व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाना पड़ेगा। एक सेकंड स्टूडेंट्स, एक सेकंड। ओके, तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक देखा था वो था एनर्जी। तो उसका एक फॉर्मूला हमने देखा था हाफ सी वी स्क्वायर। उसी का एक दूसरा फॉर्मेट था क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। और एक फॉर्मेट था स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा, हाफ इंटू क्यू वी। ये तीनों के मैंने एप्लीकेशन बताए थे कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है और कैसे यूज करना है। इसके अलावा जो हमें टॉपिक देखना है वो है आपका एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इसके अलावा जो हमें टॉपिक देखना है वो है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ये जो सॉल्व करते थे तो ये कितना आता था आपका? हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये आता था आपका एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आ जाती थी आपकी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू निकल के। ये आ गई एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ये तो एनर्जी हो गई और ये एनर्जी डेंसिटी हो गई। ठीक, इसके बाद एक टॉपिक जो हमारा इसमें रह रहा है वो आप देख सकते हो, एक लास्ट इसमें एक टॉपिक है, वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो हेडिंग डाल दीजिए आप यहाँ पर। हाँ, तो ग्राफ्स हो तो गए थे, ग्राफ्स करवा दिए थे लवी। वही जो दो ग्राफ्स बनने थे वही थे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एक सेकंड वेट करिए। देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, और ये एक दूसरी प्लेट है आपकी। ये दो प्लेट्स हमारे पास, और ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो एक बैटरी से कनेक्टेड हैं। और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक, और इस प्लेट पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। तो यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई प्लेट्स के बीच में।
ठीक है, तो ऐसे प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। अब हुआ क्या, आप ध्यान से देखो, अगर इसको प्लेट आप 1 कहो और इसे अगर आप प्लेट नंबर 2 कहें, तो ऑब्वियसली दोनों प्लेट्स के बीच में अट्रैक्शन होना ये तो हमें दिख ही रहा है, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि द सेकेंड प्लेट या प्लेट 2 is under the influence of electric field of plate 1। ध्यान से देखिए, अगर आप प्लेट 1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, प्लेट 1 जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो किस पे बनाएगा, प्लेट 2 पे बनाएगा। सिमिलरली अगर प्लेट 2 अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो वो किस पे बनाएगा, वो प्लेट 1 पे बनाएगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के फील्ड में रखे हुए हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि फोर्स ऑन प्लेट 2 कितनी होनी चाहिए, तो आप कह सकते हो कि फोर्स F का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू फील्ड। तो आप लिख सकते हैं फोर्स को चार्ज इनटू फील्ड। ठीक, अब देखो इस पे चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, लेकिन साइन हम लेते नहीं है, तो आप खाली चार्ज की वैल्यू लिखो क्यू। और देखो फील्ड, फील्ड किसकी है, फील्ड ड्यू टू प्लेट 1। तो ये जो है फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 है। अब मुझे कौन बताएगा कि अगर प्लेट पे चार्ज क्यू हो या फिर सिग्मा हो, तो एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कौन बताएगा, बताइए। ये हम पढ़ चुके हैं, गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन था। अगर ये सिग्मा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, टेल मी चैट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड, 2 होता है 2, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ एक शीट का। राइट युवराज, करेक्ट, अरीशा करेक्ट, गुड। तो फील्ड की जो प्लेट होती है वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, गुड। तो अब सिग्मा को क्या लिख सकते हो, क्यू को तो क्यू रहने दो, देखो सिग्मा को लिख सकते हो आप चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा को आपने लिखा चार्ज अपॉन एरिया, और 2 पहले से है और एप्सिलॉन नॉट भी हमारा पहले से है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दिस इज दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स आ गई प्लेट पे, मतलब प्लेट 2 पे इतनी फोर्स इधर लग रही होगी, तो प्लेट 1 पे भी इतनी फोर्स इधर लग रही होगी, मतलब हर एक प्लेट दूसरे प्लेट को इतनी वैल्यू ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन है जो कि 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक, क्लियर है। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बस देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक लास्ट टॉपिक बस देख लेते हैं, वो है आपका डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ठीक, ये टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। अब एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है भाई, ये एक्चुअल में इंसुलेटर का ही दूसरा नाम है। नॉन कंडक्टिंग चीजों को हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। एनसीईआरटी की पहली लाइन में यही लिखा हुआ है अगर आप देखोगे तो, यानी कि इंसुलेटर्स हैं बेसिकली ये। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं, एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में डिफरेंस देखना चाहें, अगर हम कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में डिफरेंस देखना चाहें, तो पहला जो क्वेश्चन इस पे क्रिएट होता है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स
एंड डाइलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या डिफरेंस आता है? ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं ये हमारा कंडक्टर है, ऐसे कोई पीस है कंडक्टर का, ठीक, और यहां पर सेम पीस हमारा ऐसा एक डाइलेक्ट्रिक का है। अब क्या हुआ, हमने क्या करा, ये कंडक्टर है पहला केस, ध्यान से समझिएगा, और अगला केस है डाइलेक्ट्रिक का। तो हमने इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले से रख दिया। ये पहले से क्या है, यहां पर कहीं से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ऐसे ये कहीं बाहर से आ रही है, कहां से आ रही है हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर चालू कर दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई नॉट बोल सकते हैं, या ई आउटसाइड भी बोल सकते हैं, ई नॉट या फिर ई आउट। आउट मतलब बाहर में जो है पहले से। अब हुआ क्या, देखो कंडक्टर के अंदर तो फ्री चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हुआ क्या, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो इस कंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो फील्ड के उल्टा आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स सारे यहां आ गए, और जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो सेपरेट हो गए। हालांकि वो इमोबाइल होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस आर इमोबाइल, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव का सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर बेसिकली हुआ क्या, ऐसे इंडक्शन हो गया, इंडक्शन नहीं बोल रहे हैं इसको, पोलराइजेशन बोलते हैं, मतलब कंडक्टर जो है पोलराइज हो गया, ठीक है। जिसके वजह से क्या हुआ बच्चों, ध्यान देखिएगा, जिसके वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही अंदर डेवलप हो गई, प्लस से माइनस की तरफ, ये देखिए एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इसको कहा गया ई आई। ई आई मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या इंटरनल भी बोल सकते हैं उसको। अब हमें एक बात पता है, ध्यान से सुनना, कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये बात आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो अंदर इंड्यूस वाली डेवलप हुई है ये किसको कैंसिल कर रही होगी, देखो एक्चुअल में इंटरनल में क्या हो रहा होगा, एक्सटर्नल ऐसे आ रही होगी और इंटरनल ये ग्रीन वाली इधर आ रही होगी, और ये दोनों अल्टीमेटली कैंसल आउट होकर के जीरो देते रहे होंगे अंदर में। तो टोटल अंदर में कितनी है, जीरो है। इसका मतलब इंड्यूस जो फील्ड होती है, इंड्यूस जो फील्ड होती है वो क्या कर रही होती है, एक्सटर्नल फील्ड को अल्टीमेटली कैंसिल कर दे रही होती है। तो ये कंडक्टर का बिहेवियर जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता है। ये समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? यस और नो बताइए, नहीं समझ में आया तो पूछिए फिर से। हमने क्या करा, कंडक्टर को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा और उसका बिहेवियर देखा। तो ये हुआ कि भाई बाहर एक फील्ड लगाई तो अंदर इंड्यूस हुई फील्ड, और वो इंड्यूस वाली जो फील्ड होती है वो बाहर वाले को अल्टीमेटली कैंसल आउट कर देती है, क्योंकि अंदर नेट फील्ड जीरो होना है, ठीक। तो ये तो कंडक्टर का बिहेवियर हो गया जो हमने पढ़ा, कंडक्टर के बारे में पढ़ा। लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है कि नहीं डाइलेक्ट्रिक का बताओ कैसा बिहेवियर होगा। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। तो फिर से वही चालू कर दो, एक्सटर्नल फील्ड लगाया हमने इस पे, कहीं से आ रही है, ये सोर्स क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, ये फील्ड कहां से आ रही है, हमने कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट कर दी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जिसको हम लोगों ने कहा बच्चों ई नॉट, या फिर इसको ई आउटसाइड बोल सकते हो या ई एक्सटर्नल बोल सकते हो। तो हुआ क्या, फिर से इसमें चार्जेस इंड्यूस हुए, यहां माइनस हुआ और यहां प्लस हुआ। तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, यहां पर इंड्यूस हुई, देखो ऐसे प्लस से माइनस, ऐसे एक दो तीन चार, ऐसे प्लस से माइनस इंड्यूस हुई, ठीक है, ये इंड्यूस हुई। लेकिन देखा गया इंसुलेटर में और कंडक्टर में डिफरेंस जो सबसे बड़ा है वो ये है कि अंदर वाली जो फील्ड थी वो अपोज तो कर रही थी बाहर वाली फील्ड को, लेकिन पूरा पूरा उसने कैंसल आउट नहीं कर पाई, वो अल्टीमेटली वो अंदर जीरो नहीं हो पाई फील्ड, ठीक है। इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है कि अंदर जीरो नहीं होता है, भले अंदर वाली फील्ड बाहर वाले को अपोज कर रही है लेकिन वो कैंसिल नहीं कर पा रही है, ठीक है।
हेलो, ठीक है। तो जो बेसिक डिफरेंस आपसे जो पेपर में पूछा जाएगा वो यही है, ये डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाएगा आपसे, और ये बताया जाएगा कि भाई कंडक्टर में क्या होता है, तो कंडक्टर में इनसाइड जीरो होती है, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं होती है। ठीक, ये पेपर में आया हुआ है बोर्ड में, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, बताइए क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, गुड। अब आप देखो, एक तो ये है, अब बात की जाएगी यहां पर कि भाई कोई भी जैसे डाइलेक्ट्रिक है या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं, तो ये कैसे बनता है, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स और एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिनका कुछ डाइपोल मोमेंट होता है ना, जिनकी कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम देखो, वाटर देख लो, पोलर में आता है ये, ऐसे होता है ना स्ट्रक्चर वाटर का, यहाँ ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तुम्हें पता है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट है, ये पोलर है, इसकी फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी डाइपोल मोमेंट की, फाइनाइट डाइपोल मोमेंट। इसके अलावा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट आ जाएगा एक फाइनाइट। ठीक, ऐसे इस तरफ से तो ये सब पोलर के एग्जांपल्स है, पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर के एग्जांपल कौन कौन से हैं भाई, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब नॉन पोलर है, जिनका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। फाइनाइट डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट डाइपोल मोमेंट का मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू दे आपको, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से, अगर सारे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर पोलर मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक डाइलेक्ट्रिक बनाते हैं, या अगर सॉरी यहाँ नॉन मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ये नॉन पोलर हो गया यहाँ पर, और अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मिलकर के डाइलेक्ट्रिक बनाते हैं, तो हमारे पास दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स बनते हैं, टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। कौन कौन से दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होना चाहिए, अब आपको समझ में आ ही रहा है। एक कहलाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक, जो कि पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, और एक कहलाएगा बच्चों नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। बताइए, ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये है। अच्छा, अब जो इसमें आपसे एक चीज पूछी जाती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और चीज आपसे पूछी जाती है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो तो एग्जांपल्स पूछे जाते थे 1 1 मार्क्स के, तो आपने एग्जांपल दे दिया कि नॉन पोलर में हाइड्रोजन आएगा, CO2 आएगा, और पोलर में आपका क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा और HCl आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल दो दो याद रख लीजिए, इधर ये और इधर ये। जो अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे पेपर में, वो ये पूछा जाता है कि विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर डायग्राम, ध्यान से देखिए, प्रॉपर डायग्राम की मदद से शो द बिहेवियर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर
dielectrics. Show the behavior of polar and non-polar dielectrics in presence of external field. External electric field. अब देखना एक चीज मैं आपको समझाता हूं. ये जो हमने ड्रॉ करा था क्वेश्चन अभी, ये कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक का डायग्राम था एक्सटर्नल में. ठीक है, कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक का. तो ये आपने कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में डिफरेंस करके बता दिया कि भाई दोनों में इंड्यूस होगी, लेकिन कंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस होगी वो एक्सटर्नल वाले को पूरा अपोज करके जीरो कर देगी टोटल. डाइलेक्ट्रिक में भी इंड्यूस होगी लेकिन वो कैंसिल नहीं कर पाएगी. ये तो कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में डिफरेंस था. ठीक है, लेकिन अब जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि भाई ठीक है, डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं, हमने बता दिया, एक पोलर होता है, ठीक है, और एक नॉन पोलर होता है. तो ये पोलर और नॉन पोलर कैसा बिहेव करेगा, पोलर और नॉन पोलर कैसा बिहेव करेगा वो आपको शो करना है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं नॉन पोलर का. नॉन पोलर, ठीक है. तो नॉन पोलर जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मान लेते हैं ये हमारा एक सेगमेंट है, एक बार है ऐसा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का. यहां पर पहला केस है इसका नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है शुरुआत में, मतलब जीरो है. ठीक है, तो नॉन पोलर कैसा होता है, देखो ऐसा होता है नॉन पोलर. इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो है एक ही जगह पे रहता है, कोइंसाइड करता है, सेपरेट नहीं होते हैं प्लस माइनस, इसीलिए इनका डाइपोल मोमेंट बन नहीं पाता है. ठीक है, ये नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होता है डाइलेक्ट्रिक होता है वो इस टाइप से होता है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स इस टाइप से होते हैं, प्लस माइनस ओवरलैप करते हैं. ठीक है, तो जब देखो मैं तुमको समझाता हूं, मान लो प्लस माइनस ओवरलैप कर रहा है एक ही जगह पे, तो कहां से डाइपोल मोमेंट बनेगा, जब तक चार्जेस सेपरेट नहीं होंगे अलग अलग तभी तो डाइपोल मोमेंट बनता है. क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू सेपरेशन. तो चार्जेस का सेपरेट होना जरूरी है, जब ओवरलैप कर जाएगा तो सेपरेशन ही नहीं है, सेपरेशन ही नहीं है तो पोलैरिटी मतलब डाइपोल मोमेंट ही नहीं. और जब डाइपोल मोमेंट नहीं है इसीलिए इसको हम लोग नॉन पोलर बोल रहे हैं. लॉजिक समझ में आया. नॉन पोलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, जीरो है. नेट डाइपोल मोमेंट कितना है इसका, जीरो है. और नेट डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों है, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो है यहां पर कोइंसाइड कर रहा है, समझे. तो सेपरेशन है ही नहीं इनके बीच में. तो भाई जब सेपरेशन की वैल्यू जीरो है तो डाइपोल मोमेंट भी जीरो होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू सेपरेशन. तो ये नॉन पोलर है जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि एक्सटर्नल लगाओ, अब इस पे फील्ड लगाओ एक्सटर्नल फील्ड और बताओ बिहेवियर कैसा होगा इसका. तो अब हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा दी इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. अब देखो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अब लगा दी हमने. तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे तो क्या होगा, देखना ध्यान से. जैसे ही तुमने इस पे फील्ड लगाया तो चार्जेस जो हैं सेपरेट हो जाएंगे. मान लो तुमने इधर फील्ड लगा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे फील्ड लगाया तुमने, तो नेगेटिव वाले सारे एक तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव वाले दूसरे तरफ चले जाएंगे. तो होगा क्या, देखना ये चार्जेस का सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा ऐसे करके. माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा. अगले वाले में भी ऐसा हो जाएगा, माइनस इधर प्लस इधर. अगले वाले में भी ऐसा हो जाएगा, माइनस इधर प्लस इधर. ठीक है, फिर इसमें भी ऐसा हो जाएगा, माइनस प्लस. अब देखो ये पोलर बन गया. क्यों था ये ओरिजिनली नॉन पोलर, ध्यान से सुनना बात को, लेकिन जैसे ही फील्ड लगाई तो तुमने इसके चार्जेस को सेपरेट करके इसको जबरदस्ती तुमने पोलर बना दिया. तो अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डेवलप्स अ डाइपोल मोमेंट. अ नॉन पोलर था ये नॉन पोलर, अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डेवलप्स डाइपोल मोमेंट या बिकम्स पोलर when kept in external field. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. है ओरिजिनली ये नॉन पोलर, लेकिन इसको भी जबरदस्ती हमने पोलर बना दिया एक्सटर्नल फील्ड में रख के. समझ में आ रही है बात या नहीं.
क्यों पोलर बन गया? देखो पॉजिटिव नेगेटिव अब सेपरेट हो गया ना। बताओ भाई बताओ, नहीं समझ में आया तो पूछो। बताइए स्टूडेंट्स, टेल मी, कोई डाउट? हमने क्या करा, लिया था नॉन पोलर, उसको फील्ड में रख दिया। ओके गुड, उसको हमने फील्ड में रख दिया तो बन गया वो पोलर अब। ओके क्लियर है, ठीक है। आसान थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ज्यादा, ठीक है। अब आपने क्या देखा, ये किसका बिहेवियर देखा आपने, किसका बिहेवियर स्टडी करा? पहला पार्ट नॉन पोलर का। अब सेम बिहेवियर आप स्टडी करेंगे पोलर का, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं उसको। बी पार्ट में देखिए, पोलर के लिए स्टडी करते हैं। तो पोलर ले लो एक मॉलिक्यूल, तो ये ऐसे यहां पर बनाया, ऐसा बार टाइप का बना दिया, रेक्टेंगल टाइप का पोलर का। और पहले केस में हमने यहां पर नो इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है शुरुआत में, लेकिन है ये पोलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है एक्सटर्नल, लेकिन है ये पोलर। अब सुनना, पोलर है इसका मतलब क्या है? पोलर है इसका मतलब इसका प्लस और माइनस अलग अलग होगा। कोई इधर होगा, ठीक है, कोई रैंडमली अरेंज होगा, इधर होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा। तो इस पे डाइपोल मोमेंट है, कुछ कुछ वैल्यू आ रही है डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। जैसे ही इस पे हमने फील्ड लगाई, पहले पोलर था, बाद में ही पोलर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। हमने इस पे क्या करा, फील्ड लगा दी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस पे लगा ली। तो जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगाई, तो इस पे कोई फर्क नहीं आया, समझे? बस हुआ क्या, ये जितने इधर उधर टेढ़े मेढ़े थे, इन सब का नेगेटिव एक तरफ हो गया। मतलब लेफ्ट की तरफ देखो नेगेटिव आ गया सारा, जो रैंडम इधर उधर ओरिएंट हुए हुए थे, इन सब का नेगेटिव एक तरफ आ गया, ठीक है। तो ये है बिहेवियर जो आपसे पेपर में पूछा जाता है भाई। इसको बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड। डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड, ये पोलराइज हो गया डाइलेक्ट्रिक, एक नेट डेवलप कर दिया। और पिछले वाले में भी यही बोल देंगे इसको, डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड। ठीक है, ये बिहेवियर है हमारा डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज का। अब इसमें लास्ट एक चीज है, एक छोटे से डेफिनेशन है, वो आपको पता होनी चाहिए, बुक में लिखा हुआ है कि यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो हमने एक्सप्लेन करा था कि ये बिहेवियर शो करना था, मतलब आपको इसमें खाली डायग्राम बनाना होता है और ये छोटी मोटी बातें लिख देना होती है जो मैंने लिखी है, ठीक है। ये थ्योरी में आया हुआ है बोर्ड में, ये भी, ये सीबीएसई में आया हुआ है, जो ऊपर करवाया अभी हमने, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है सीबीएसई में। अब एक और छोटा सा सवाल है, डिफाइन पोलराइजेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है ऐसे, डिफाइन पोलराइजेशन एंड राइट इट्स रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये है। तो देखो पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन का डेफिनेशन क्या होती है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज पोलराइजेशन। डेफिनेशन ये है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट अपॉन यूनिट वॉल्यूम को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं, और इस पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बच्चों कैपिटल पी से, ठीक है। और
रिलेशनशिप पूछ रहा है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के साथ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन जो होता है वो होता है कैपिटल ई इंटू, इसको देखो एक्साई भी बोल सकते हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग, या इसको काई भी बोलते हैं, इसको लिखा जाता है काई, इसको काई भी बोल सकते हो या एक्साई भी बोल सकते हो। तो P इज इक्वल टू यहां पर छोटा सा E बनाते हैं, ये रिलेशनशिप है। इसमें P जो है पोलराइजेशन है, E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और ये जो लिखा है हमने क्वांटिटी, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको। मतलब एक कांस्टेंट है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से ये बात समझ, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। उसको प्रोपोर्शनैलिटी का एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये वाली चीज जो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हम लोगों ने ये चैप्टर जो है निपटा दिया, यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बारे में बेहतर जो है ना, ससेप्टिबिलिटी के बारे में हम लोग बेहतर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक एक चैप्टर है हमारा, उसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें आएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो वहां आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। अभी खाली आप ये टर्म लिख के रख लो, जब वहां पर मैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताऊंगा तो आपको इसके बारे में क्लियर करूंगा, ठीक है। अच्छा, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 2। अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, पहले पोटेंशियल के कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो करेंगे, और उसके बाद हम लोग कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अभी मान के चलिए 4-5 दिन क्लासेस जो हमारी न्यूमेरिकल्स की ही चलेंगी। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा चैप्टर 2 जो है कंप्लीट है। आप इसको अरिहंत से भी एक बार देख सकते हो, थ्योरी वगैरह उसमें से, और फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कल से इसमें, ठीक है। तो आज जो है स्टूडेंट्स क्लास जो है हमारी यहीं तक है, कल से हम लोग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स इसके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।